हम लोग सॉलिड स्टेट से ना एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इसको एक बार है ना सारा हम बता देते हैं, ठीक है ना। बच्चा लोग बोल रहा था कि हाँ एक बार मैम डिस्कस कर दीजिए, तो इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद है ना आईआईटी मेंस और नेट का क्वेश्चन भी है ना, बैक ईयर्स का डिस्कस कर देंगे। तो ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल। तो हम तो लेक्चर नंबर 1 में बताया है एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं, जिसका इनडिफिनिट स्ट्रक्चर होता है, हीट ऑफ फ्यूजन, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, ठीक है ना। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, रबर। एमॉर्फस का तो बताए थे ना क्या है एग्जाम्पल में, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, एमॉर्फस सॉलिड का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशन क्वार्ट्ज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लास, ठीक है ना। तो जो ग्लास है वो एमॉर्फस सॉलिड है और क्वार्ट्ज मेरा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड, और क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अंडर व्हाट कंडीशन क्वार्ट्ज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लास। तो याद है कूलिंग कर्व बताए थे, क्या बताए थे कि पहले है ना हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके है ना रैपिडली कूल करेंगे, अचानक कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमॉर्फस सॉलिड में। और धीरे धीरे कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इसमें क्या लिख लेंगे, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय मेल्टिंग एंड रैपिड कूलिंग, ठीक है ना। याद है ना ये जो कर्व बताए थे, अचानक ठंडा होना, ठीक है ना। अब चलो इधर आ जाओ, यहाँ क्लासिफाई करना है तुमको टाइप्स ऑफ सॉलिड का, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.3 है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लासिफाई करना है कौन आयनिक है, कौन मेटालिक है, कौन मॉलिकुलर है, कौन एमॉर्फस है और कौन नेटवर्क कोवेलेंट है। तो ये भी किए थे ना ये क्वेश्चन, ये भी हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। तो आ जाओ P4O10, ये कौन सा सॉलिड होगा, मॉलिकुलर सॉलिड होगा। कौन सा सॉलिड है, मॉलिकुलर सॉलिड। ये अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट तो क्लियर है ना, NH4 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1, और PO4 के ऊपर क्या चार्ज है, 3-। तो एक कैटायन और दूसरा एनायन। तो ये कौन सा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, ठीक है। SiC तो बताया था ना, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। I2 जो भी मॉलिक्यूल्स हुआ तो I2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, मॉलिकुलर सॉलिड। क्लियर है ना, I2, A-सेट, P4 ये सब क्या था, मॉलिकुलर सॉलिड। ये P4 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। प्लास्टिक तो भी बताए ना, प्लास्टिक क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। ग्रेफाइट याद है ना, कोवेलेंट, ठीक है ना। फर्स्ट जो मेरा था कोवेलेंट सॉलिड। ब्रास में क्या रहता है, कॉपर प्लस जिंक रहता है, तो ये कौन सा सॉलिड हो जाएगा, मेटालिक सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। रुबीडियम भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेटल है। Li के ऊपर प्लस, Br क्या है, माइनस, तो ये कौन सा हो जाएगा, आयनिक। और सिलिकॉन तो तुम लोग को मालूम है, सिलिकॉन कौन सा सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन पैकिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। पूछा है सीसीपी का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को एफसीसी भी बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 12। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 8। 1.5 आ जाओ, ये सीबीएसई बोर्ड का भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.5 कि एटॉमिक मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो याद है ना हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z/m डिवाइडेड बाई क्या था, A³ इंटू ओवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। हमको यहाँ से मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास चाहिए, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू A³ इंटू ओवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Z, जहाँ D डेंसिटी है, A एच लेंथ है और Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और सबका दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि अरेंजमेंट किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो जिस सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉलिड हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैव क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसका मतलब कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा।
तो यहाँ पे अरेंजमेंट बताना है। तो बताओ, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइथाइल ईथर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और मीथेन में डिस्पर्जन फोर्स। तो सबसे कमज़ोर वीक क्या है? मीथेन है, मतलब सबसे कम स्टेबल है मीथेन। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? डाइथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बता दो? वाटर है, इथाइल है, फिर वाटर है, मीथेन है, डाइथाइल ईथर है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है? इथाइल अल्कोहल में है। और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है? वाटर में है, ठीक है ना। तो क्लियर है ना ये लाइन। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑर्डर बनाएंगे, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? किसका ऑर्डर हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वाटर का होगा, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और उसका क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है ना। तो ये सही बात है। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल रिफ्लेक्ट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं कि जिसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, क्लियर है। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन HCP और CCP। इसके बारे में तो पूरा थ्योरी लिखा है। तो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 12 था। और CCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 12 था। पर HCP के बारे में हम क्या बताए थे कि HCP में क्या होता था? जो थर्ड लेयर था वो किसके ऊपर आता था? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के। और CCP में थर्ड लेयर किसके ऊपर आता था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, ठीक है ना। इसमें कौन सा पैकिंग था? AB टाइप पैकिंग था। और इसमें क्या था? ABC टाइप पैकिंग, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस तो बताए थे ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है विच इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट एटम्स और यूनिट सेल। और यूनिट सेल किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सॉलिड, ठीक है। फिर आ जाओ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितने एटम से बना रहता है? 4 एटम्स, 3 on 1। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से बना रहता है? 3 on 3। 6 एटम से बना रहता है, 3 on 3। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्लियर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। अब देखो, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन 1 यूनिट सेल, ठीक है ना। तो सबका लैटिस पॉइंट गिनना है। तो लैटिस पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड लैटिस है, ये फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल है और बॉडी सेंटर्ड है। तो सबको मालूम है फेस सेंटर्ड का जो स्ट्रक्चर था, फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर याद है ना? फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड ये हम लोग बनाए है ना। तो फेस पे कितना था? ये 8 कॉर्नर्स पे था, 8 कॉर्नर्स हो गया, ठीक है। और ईच फेसेस पे था, ठीक है ना। तो टोटल लैटिस पॉइंट गिन लो तो कितना हो जाएगा? 14। तो इसमें टोटल लैटिस पॉइंट कितना है? 14। ये भी फेस सेंटर्ड है तो इसमें भी लैटिस पॉइंट क्या हो जाएगा? 14। और ये बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर्ड का डायग्राम क्या था? कॉर्नर्स के अलावा कहाँ था? केवल बॉडी सेंटर्ड पे था ना, कॉर्नर्स के अलावा कहाँ था? बॉडी सेंटर्ड पे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 यहाँ। तो इसका कितना हो जाएगा लैटिस पॉइंट? 8 और 1 बीच में जो है सेंटर में बॉडी सेंटर, तो इसका लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा? 9। तो क्लियर है? 14 और ये क्या है? 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल में पूछ रहा है। तो हम लोग मेटालिक में बताए थे ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या था? मेटालिक एटम्स था अगर डिफरेंस का बात करो। और आयनिक सॉलिड में कैटायंस एंड एनायंस था, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस। सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड जो है वो हार्ड और ब्रिटल है, पर मेटालिक सॉलिड हार्ड है पर ब्रिटल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। और आयनिक सॉलिड जो होता है वो तुम्हारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्वस और मॉल्टेन फेज में, जबकि मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फेज में होता है, ठीक है।
तो क्लियर है ना। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस तुम लोग को इसमें ये बताना है। नेक्स्ट आ जाओ, आयनिक सॉलिड हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हार्ड का कारण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये ब्रिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटल क्यों है? क्योंकि आयनिक सॉलिड जो है वो नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे ना, आयनिक सॉलिड कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब आ जाओ पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूब का हम सिखाएं, सिंपल क्यूब का 54% कैलकुलेशन कराया हुआ लेक्चर में, देख लेना। बॉडी सेंटर्ड का भी कराया है 68% और एफसीसी का तुम्हारा कितना था? 74%। एफसीसी को ही क्या बोलते थे? सीसीपी बोलते थे, ठीक। अब नेक्स्ट जरा देखो, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। से क्वेश्चन तुम लोग को बहुत आसान लगेगा, इतना प्रैक्टिस कियो। एटम क्यू इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, तो पी और क्यू ले लेना। क्यू कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है, तो 8 × 1/8 हो गया। और पी कहाँ है? बॉडी सेंटर क्या होता है? 1, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1:1। फॉर्मूला मेरा क्या आ गया? पी क्यू आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू। तो ये क्या है? पी एंड क्यू बॉडी सेंटर्ड है ना, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का क्या बताए थे? कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8:8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बस याद रखना, हार्ड किसके कारण है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ब्रिटल किसके कारण है? नॉन डायरेक्शनल है। और सिमिलैरिटीज़ में तो बता दिए ना कि सिमिलैरिटीज़ में बोथ मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल है, पर मेटालिक सॉलिड हार्ड है पर ब्रिटल नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयनिक सॉलिड किस में होता है? एक्वस और मॉल्टेन फेज में, और मेटालिक किसी भी फेज में, ठीक है ना। मेटल्स हमेशा क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखो, इससे पहले वाले में है ना, क्वेश्चन नंबर 1.1 है ना, हम नहीं सॉल्व किए थे क्योंकि वो है ना हम न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर में बताए हुए सिल्वर का, ठीक है ना। डेंसिटी वाला फॉर्मूला से हमको है ना एटॉमिक मास निकालना था। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1.13 है ना, इसको भी है ना वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। डेंसिटी, जहाँ कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ाए थे ना, लॉग और एंटी लॉग यूज़ करना, ठीक है ना। तो नियोबियम वाला न्यूमेरिकल्स हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1.14 आ जाओ। रेडियस ऑफ क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है ना उसको स्मॉल r माना है, और रेडियस ऑफ एटम को क्या माना है? कैपिटल R माना है। तो ये जो वॉइड्स का कैलकुलेशन था ना, रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो इस पे तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। स्मॉल r जो है तुम्हारा रेडियस ऑफ वॉइड है, और कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर था। तो यहाँ जो कैपिटल R है, यहाँ रेडियस ऑफ एटम है, मतलब स्मॉल r बाई क्या निकालोगे? कैपिटल R। जो निकाले थे 0.414 आया था, ठीक है ना। तो वहाँ ये कैलकुलेशन करके हम लोग कर लेंगे। वहाँ हम R1 और R2 लेके किए थे, तो R1 और R2 की जगह R और स्मॉल r और क्या करना है? कैपिटल R करना है। सेम वही क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर्स एंड 2 मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में बताए थे ना कि नैरो फॉरबिडन बैंड जो था क्या था? वेरी नैरो, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाता था वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बताए हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसका मैकेनिज्म तो यही सेम है, ये वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, इसको तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.18 वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक क्यूप्रस कंपाउंड CU2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी लैब, ठीक है ना। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1, ठीक है ना। तो देखो CU2O है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CU2O है और इसका रेशियो होना चाहिए था 2:1। ये भी हम बताए हुए थे। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड मतलब कि कॉपर कुछ कम है, Cu+ क्या है? कम है, ठीक है। तो Cu+ अगर हम लोग है ना, Cu+ अगर कम है तो उसको रिप्लेस अगर करेंगे तो हम इसको Cu+ को किससे रिप्लेस करेंगे? Cu2+ से, ठीक है ना। और एक जगह अगर Cu2+ रखेंगे तो मेरा वैकेंसी एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जगह का Cu+ अगर मिसिंग रहेगा तो उसको कौन बैलेंस करेगा? एक Cu2+, जिसके कारण होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल। और उस होल के कारण ये क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। पॉजिटिव होल जो हुआ उससे क्या बन रहा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से देख लेना। हम बोल रहे हैं कि रेशियो 2:1 होना चाहिए, ठीक है। Cu+ आयन मिसिंग है, और टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 Cu+ आयन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 Cu2+, ठीक है ना। 2
प्लस आयन को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, 1Cu2 प्लस आयन के कारण, जिसके कारण होल क्रिएट हो जाएगा और पी टाइप सेमी कंडक्टर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टल, ठीक है नहीं, HCP एरे ऑफ ऑक्साइड आयन विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स ही तो क्या है तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया। तो ये तो तुम लोग को फॉर्मूला तो सिखाए थे ना, याद आ रहा है ना, Fe3 प्लस इस टू क्या है, O के ऊपर 2 माइनस। तो यहाँ पे हम बताए थे कि ट्रिक्स बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या मान के चलोगे, 1 मान के चलोगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को 2, और HCP और CCP को भी क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 2 आउट ऑफ एवरी 3, मतलब फेरिक जो है 2 आउट ऑफ, फेरिक आयन जो है वो क्या है 2 आउट ऑफ 3 है, ठीक है। इसको यहाँ पे बता दे रहे 2 आउट ऑफ 3 तुम्हारा ये है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, 1 है, और यहाँ ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है, HCP बना रहा है। तो मेरा फॉर्मूला जो है क्या आ जाएगा, Fe2O3, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Fe2O3। क्लियर है ना, ये तुम्हारा वॉइड से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखो। तो इसमें खोजना है पी टाइप और एन टाइप खोजना है। तो हम बताए थे ना कि अगर हम है ना ज़्यादा में डोप्ड करेंगे, ठीक है ना, अगर सिलिकन था तो सिलिकन इज डोप्ड विथ, ग्रुप 14 को अगर 15 के साथ डोप्ड करते हैं तो एन टाइप बनता है, और ग्रुप 14 को 13 के साथ, कम वाले के साथ डोप्ड करते हैं तो कौन सा बनता है, पी टाइप। तो तुमको बस वही खोजना है। तो देखो, तो जर्मेनियम 14 है फैमिली का, इंडियम कौन सा फैमिली में है, 13 फैमिली में है। तो ये क्या कहते हैं, ज़्यादा है और ये कम है। तो यहाँ जो डोपिंग होगा तो वो कौन सा टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा। क्या बनेगा, पी टाइप। क्लियर ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है, ये फिजिक्स का भी टॉपिक है तुम्हारा। बोरोन मेरा किस ग्रुप में है, 13 में, और सिलिकन मेरा किस ग्रुप में है, 14 में, ठीक है ना। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा टाइप बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। क्लियर ना। तो तुम लोग पी टाइप और एन टाइप ऐसे ही पहचान लोगे। डोपिंग ऑफ लोअर ग्रुप इम्प्योरिटी फॉर्म्स पी टाइप और डोपिंग ऑफ हायर इम्प्योरिटीज फॉर्म्स एन टाइप, ठीक है। डोपिंग ऑफ हायर ग्रुप जो है वो कौन सा बनाया, एन टाइप, और लोअर वाला कौन सा बनाया, पी टाइप बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। गोल्ड एटमिक रेडियस दिया हुआ है, FCC दिया हुआ है, एज लेंथ निकालना है। बहुत बनाया क्वेश्चन, इससे तो नीट एग्जाम और मेंस में और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ, तुम लोग को तो एकदम क्लियर होगा। 4r इजिकल टू क्या है, √2a है, ठीक है। क्या निकालना है, रेडियस दिया हुआ, एज लेंथ निकालना है, ठीक है ना, मतलब क्या निकालना है, a निकालना है। तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4r/√2, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 0.144, और √2 तो तुम लोग जानते हो 1.414 है। सॉल्व कर लेना, 0.407 नैनोमीटर। मेरा आंसर किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेना, ये बहुत सिंपल। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट है तुम्हारा ये क्या कहते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर बताना है, और कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर और कंडक्टर एंड क्या कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो मालूम है कि कंडक्टर में क्या कहते हैं, कंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कीवर्ड, कंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड और ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है ना। और इंसुलेटर में बताए थे ना कि फॉरबिडन बैंड जो होता है वो क्या होता है, वेरी वाइड होता है, जिसके कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है। चलो नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स के बारे में तो अभी पता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि जो गैप है, ठीक है ना, एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, वेरी नैरो, उसी को फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, जिसके कारण ईजिली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये तुमको इसके बारे में बताना है, स्कॉट की डिफेक्ट, ठीक है ना। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्कॉट की डिफेक्ट्स बताए थे ना कि अगर एक कैटायन गायब है तो दूसरा क्या गायब होगा, एनायन। तो इसका एग्जाम्पल याद है ना, क्या था, NaCl, ठीक है। तो स्कॉट की डिफेक्ट हो गया। फ्रेंकल डिफेक्ट्स में क्या बताते हैं कि कैटायन अपना जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाता है, ठीक है ना, और डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेंसिटी रिटेन्ड, ठीक। और इसमें स्कॉट की डिफेक्ट्स में तो एग्जांपल क्या था, NaCl था। फ्रेंकल डिफेक्ट में एग्जांपल AgBr तो स्कॉट की फ्रेंकल दोनों शो करता है। इंटरस्टिशियल्स में क्या बताए थे कि इंटरस्टिशियल साइड्स पे कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ जाता है, जिसके कारण डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। एफ सेंटर के बारे में हम लोग क्या बताए थे कि एनायन इज मिसिंग
from lattice sites and to maintain electrical neutrality electron occupies anionic sites। उसको क्या बोलते थे? एफ सेंटर। जैसे जैसे एफ सेंटर इंक्रीज करता था इंटेंसिटी ऑफ कलर भी क्या होता था? इंक्रीज करता था। तो एफ सेंटर का डेफिनेशन भी बताए थे कि ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज एनाइनिक साइट्स आर नोन एज एफ सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये अल्मोनियम, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। अल्मोनियम क्रिस्टलाइजेस इन CCPA स्ट्रक्चर, इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। CCPA स्ट्रक्चर है तो 4R इजिकल टू, तुम लोग को तो मालूम ही है कि √2a होता है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, एज लेंथ निकाल लोगे 4R बाई क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4R बाई √2 यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है और √2 तो जानते हो 1.414 है। इसको सॉल्व करोगे तो 353.3 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ए पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आ जाओ बी पार्ट। बी पार्ट में नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेना। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का तो फॉर्मूला तुम लोग को बताए हुए हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब होता है ना, तो ए तुम लोग निकाले हुए हो ना, तो 353 और 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाला, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। 353.3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, इसका क्यूब कर लोगे तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.417 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4.417 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे भी तुम्हारा क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻22। ठीक है ना, यूनिट सेल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से तुम लोग क्या निकाल लिए? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल क्या हो गया? ए निकाल लिए। और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्मोनियम, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना आ गया। ठीक, अब चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1.24 है। क्वेश्चन नंबर 1.25 है ना, हम तुम लोग को करा चुके डोपिंग वाला NaCl का SrCl2 के साथ। ठीक है ना, तो कितना कैटायन वैकेंसी आता था? 1 कैटायन वैकेंसी आता था। तो इसमें कोई क्लियर नहीं, कुछ इसमें सारा क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो NCERT का है, लास्ट क्वेश्चन 1.26 है। एक्सप्लेन करना विथ एग्जांपल, जो तुम लोग को बता चुके हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, और शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, पारामैग्नेटिज्म, और लास्ट है 12 एंड 16 एंड 13 एंड 15 ग्रुप्स। तो इसके बारे में भी तुमको बताए थे ना, 12 और 16 के बारे में और 13 और 15 के बारे में। 12 और 16 का एग्जाम्पल क्या था? ZnS था, और 13 और 15 का एग्जाम्पल क्या था? अल्मोनियम फॉस्फोरस AlP बताए थे। इसमें क्या बताए थे कि इन लोग भी कैसे बिहेव करता है? एज अ सेमीकंडक्टर एवरेज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, और इसके बारे में एक लाइन और बता सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, नॉट परफेक्टली कोवेलेंट होता है, और डिग्री ऑफ आयनिक नेचर जो है ना, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पे। ठीक है ना, हो गया ये NCERT का सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज। तो एक बार सारा देख लेना है और सारा थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना, अब हम तुम लोग को एक वीडियो लेक्चर इसमें दे देंगे बैक ईयर्स का जितना भी नेट और IIT का क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत सारा करा दिए हैं, फिर भी एक बता देंगे। ठीक है।